Hello everyone, this is the part 4 of the prelims 2024 solution. Start with the 81st question. टोटल फर्टिलिटी रेट का डेफिनेशन पूछा गया है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली हमें इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए था. दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ द लाइव बर्थ इफ वीमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज. 82nd क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. इन इंडिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कैन एक्सेस द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी window of the Reserve Bank of India. No, this is not correct because scheduled commercial banks are the one who can access the liquidity adjustment facility of the RBI. So first statement is incorrect. So we are left with only two options, that is B and D. So हमें पता है third statement is correct. We have to go for the second statement only. So that is in India foreign institutional investors can hold the government securities. This statement is correct. So both 2 and 3 are correct. Option goes to D. Option answer. 83rd question is in India which of the following can trade in corporate bond and government securities. तो पेंशन फंड्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में आई वाज श्योर अबाउट दैट दे कैन ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एज वेल एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. आई थॉट इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट participate or trade in the corporate bond and government securities, but this statement is also correct. So answer goes to D. 1, 2 and 3 तीनों correct हैं. Financial instrument, which of the following are the financial instruments? So motor vehicles, we know that they depreciate, so they cannot be considered as a financial instrument. Exchange traded fund is a financial instrument as well as currency swap is a financial instrument. So D is the correct answer. 85th क्वेश्चन में इकोनॉमिक एक्टिविटी और उससे रिलेटेड सेक्टर पूछा गया है. तो फर्स्ट इज स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. ये सेकेंडरी में नहीं टर्शरी सेक्टर में आता है. डायरी फार्म इज करेक्ट, दैट इज प्राइमरी सेक्टर में आता है. मिनरल एक्सप्लोरेशन इज ऑल्सो करेक्ट, टर्शरी सेक्टर में आता है. विविंग क्लॉथ सेकेंडरी में नहीं आता है क्योंकि फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटी में आता है कॉटन, जब वो कॉटन का प्रोडक्शन होता है. सेकेंडरी में आता है यार्न, उसके बाद टर्शरी में जाके विविंग क्लॉथ आता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. इसमें चारों यूज हो सकते हैं. तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में ये चारों यूज हो सकते हैं. एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज एज वेल एज वुड मिल वेस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिजिकल कैपिटल से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन. आइटम्स दिए गए हैं, उससे कैटेगरी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट मैच बताना है. सो फार्मर प्लो कैटेगरी बताया गया वर्किंग कैपिटल. नो, इट इज नॉट करेक्ट बिकॉज फार्मर का जो प्लो होता है वो फिक्स कैपिटल के अंदर आता है. फिक्स कैपिटल क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं. और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो कंज्यूम होता है. तो फार्मर प्लो कंज्यूम नहीं होता है, वो लॉन्ग टर्म एसेट होता है, इसलिए फर्स्ट इज नॉट करेक्ट. सेकंड कंप्यूटर फिक्स कैपिटल में आता है क्योंकि ये भी लॉन्ग टर्म एसेट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में. यार्न यूज बाय द वीवर इज नॉट फिक्स कैपिटल क्योंकि यार्न कंज्यूम होता है, तो यार्न वर्किंग कैपिटल है, इसलिए 3 इज नॉट करेक्ट. पेट्रोल इज अ वर्किंग कैपिटल, यस इट इज करेक्ट. सो ओनली 2 पेयर आर द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज start with the 88th question. Which of the following words or phrases is most appropriately used to denote the interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users who can exert property rights over virtual items? So answer is metaverse. साइंस का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द रूल्स imposed by the RBI while treating foreign banks. So consider the following statement. First statement is there is no minimum capital requirement for wholly owned banking subsidiaries in India. नहीं, क्योंकि उसमें कैप होता है, मिनिमम कैप रिक्वायर्ड होता है. फॉर wholly owned banking subsidiaries in India at least 50% of the board members should be Indian national. That is correct statement. So only 2 is the right choice. नेक्स्ट क्वेश्चन CSR से बेसिक क्वेश्चन है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉयज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज CSR. दैट इज करेक्ट. उसके बाद है CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग
rules minimum spending on the CSR activity. This is not correct because CSR में minimum is specified but maximum is not specified. तो minimum आप 2% minimum करना होता है CSR और maximum आप अपने. So next question is regarding radioisotope thermoelectric generators. First statement कहता है they are miniature fusion reactor. No, this is not correct because they generate electricity using heat released by the decay of the radioactive material such as plutonium-238. Second statement is correct as it says these are used for powering the onboard system of spacecraft. That is correct. They use plutonium-238 which is a byproduct of weapon development. So 2 and 3 statements are the correct choice. Next question says statement 1 is giant stars live much longer than the dwarf stars. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज ड्वार्फ स्टार जो होता है वो इनिशियल प्राइमरी स्टेज होता है किसी भी स्टार के डेवलपमेंट प्रोसेस में, और जो जायंट स्टार होता है वो उसके जो एंड होता है स्टार का जो वो कोलैप्स होता है तो उससे जो इमीडिएटली पहले आता है वो वाला स्टेप होता है जायंट स्टार का. तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये स्वैप किया गया है. और ये स्टेटमेंट को अगर हम करेक्ट करके देखें तो ये ऐसे आएगा ड्वार्फ स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन द जायंट स्टार्स. सो 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ से दैट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 2 करेक्ट कैसे वो भी बताते हैं. ये कहता है कि कंपेयर टू ड्वार्फ स्टार्स जायंट स्टार्स हैव ए मच ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस. यस, ड्वार्फ स्टार्स इनिशियल स्टेज होता है तो उसमें इतने ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होते हैं, लेकिन जब जायंट स्टार की जब हम बात करते हैं जब वो स्टार खुद पे कोलैप्स करता है, वो खुद पे ही कोलैप्स करता है, तो वहाँ पे उस टाइम पे रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस बहुत हाई होता है स्टार्स में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट्स ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो. सी, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, मुझे नहीं आता था फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया और ये मेरा गलत हो गया. दिस इज व्हाट आई से ब्लंडर इज. एग्जाम में अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. दिस कॉस्टेड में माई 4th अटेम्प्ट. अगर शायद मैं ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करती तो मे बी मैं कट ऑफ के उस पार होती और इस टाइम पे मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज कैन द रेडार्स बी यूज्ड. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, करेक्ट. मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन, येस. ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, येस. तो तीनों में ही यूज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज द 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट. तो 5th जनरेशन का ये पूछ रहा है. अभी तक तो 4th जनरेशन पे ही हम लोग बात कर रहे हैं, तो 5th जनरेशन में इनमें से कोई भी नहीं है, तो नन इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड. तो हाइड्रोजेल तीनों में यूज होता है. कंट्रोल ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स. सो तीनों में ही हाइड्रोजेल का यूज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जॉस्ट पाइप एमिशन फ्रॉम द फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पावर्ड बाय द हाइड्रोजन. तो क्या एग्जॉस्ट होता है फ्यूल सेल में जो कि हाइड्रोजन से पावर्ड होता है, तो उसका हमें पता है डायरेक्टली वेपर, वाटर वेपर इज द राइट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिसेंटली द टर्म पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली एंड अप्रोप्रिएटली डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. एक्चुअली ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन था, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड था, तो इट गोट मी करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स. तो दे आर ऑफन डिस्कस्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट. तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स, फर्स्टली डायरेक्ट आंसर मुझे इसका नहीं आता था, लेकिन मैंने गेस मार्क लिया इसमें. मेम्ब्रेन का यूज़ किस में होता है, वाटर को सेपरेट करने में, वाटर ट्रीटमेंट में, तो इसलिए मुझे लगा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में पॉसिबली ये हो सकता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कोलेट्रल बोरोविंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशंस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है. दिस इज व्हाट आई से फ्रेंड्स की फैक्चुअल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए. इसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए. इस प्रीलिम्स में मैंने 94 क्वेश्चन टोटली अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 56 मेरे करेक्ट आए और 38 इनकरेक्ट. अगर मैं ये फैक्चुअल क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करती तो सिर्फ इसके बेस पे भी जाती तो मेरा प्रीलिम्स ईजिली क्वालिफाई हो जाता. तो इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते हैं तो
आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। सो एक्यूरेसी पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।